हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी ए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू वरुण प्रोफेशनल एकेडमी। दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट्स फॉर सी ए फाउंडेशन। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा और उससे रिलेटेड आइटम्स की जनरल एंट्री इन डिटेल दैट पर्टिकुलर आइटम्स एंड क्लोजिंग एंट्री ऑफ दोज ट्रांजेक्शन्स देखा। आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स एंड ऑल्सो बैलेंस शीट। सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इनकम स्टेटमेंट जहाँ पे हमें इनकम और एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर पता चलते हैं। और उसको बनाते समय जो फॉर्मेट होता है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि P&L अकाउंट कैसे बनता है। इन डिटेल आज फिर से फॉर्मेट देखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट जो है कि पर्सनल आइटम्स हैं कुछ, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनते। जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानते बल्कि प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस होता है, क्योंकि बिजनेस की इनकम पे टैक्स पे नहीं होता। जो प्रोप्राइटर को प्रॉफिट हुआ है, प्रोप्राइटर की इनकम हुई है, उस पे टैक्स पे करता है प्रोप्राइटर। सो इट इज इक्वल टू ड्रॉइंग, ना कि कोई बिजनेस का एक्सपेंस है। इनकम टैक्स इज पर्सनल एक्सपेंस। उसी तरीके से अगर पर्सनल कोई शॉपिंग की है, पर्सनल यूज के लिए कार यूज कर रहे हैं और उस पे पेट्रोल का एक्सपेंसेस है, तो दैट विल बी पर्सनल एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनेंगे। सेकेंड, ओनली रेवेन्यू आइटम जो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, डे टू डे में होते हैं और वो इनकम या एक्सपेंस वो पर्टिकुलर ईयर के लिए ही है, नेक्स्ट ईयर में उसका इम्पैक्ट नहीं है, तो वो रेवेन्यू आइटम को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेंगे। कैपिटल आइटम कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो अब फॉर्मेट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इन डिटेल। लिखते हैं सबसे ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सपोज 31 मार्च 2020। नॉर्मल लेजर की तरह डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगा। देन पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज एंड देन पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। नाउ क्रेडिट साइड के आइटम्स देखते हैं। सबसे पहले तो जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन होता है डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। देन नेक्स्ट अदर इनकम, क्योंकि सेल तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आ चुकी है। कुछ और इनकम्स होते हैं जैसे डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम। कमीशन रिसीव्ड, ये ट्रेड से रिलेटेड इनकम है, बिजनेस करने के कारण जो इनकम हो रही है। देन नॉन ट्रेडिंग इनकम, यानी अपार्ट फ्रॉम डूइंग अवर रेगुलर बिजनेस जो इनकम हो रही है। जैसे बैंक में हमने फिक्स डिपॉजिट किया तो वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना हमारा बिजनेस नहीं है। उससे रिलेटेड जो इनकम हो रही है वो नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या हो गई? जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें नहीं हुई है, बल्कि अपार्ट फ्रॉम बिजनेस कुछ और एक्टिविटीज हमने की हैं नॉर्मल सेल परचेज के अलावा, उनसे जो इनकम हुई है। जैसे अगर डिस्काउंट रिसीव देखेंगे तो डिस्काउंट कब मिलेगा? जब हम परचेज करेंगे गुड्स, तो क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा। कमीशन रिसीव कब होगा? कुछ सेल किया या कुछ ऐसा बिजनेस रिलेटेड काम किया जिसपे हमें कमीशन मिल रहा है, तो दैट आर रिलेटेड टू बिजनेस। बट नॉन ट्रेडिंग यानी नॉट रिलेटेड टू अवर ट्रेडिंग बिजनेस, बट कुछ एक्स्ट्रा इनकम हमें हुई है। जैसे जो बचा हुआ पैसा था वो बैंक में जमा किया तो बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर रेगुलर इनकम। देन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, प्रॉपर्टी किराए पे दी है, उससे जो इनकम हुई है वो हमारे रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम शेयर, यानी ये भी कहीं और हमने बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे इनकम हुई है, एक रेगुलर इनकम नहीं है। देन एबनॉर्मल गेन, जो नॉर्मल गेन से अलग है, जो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होते, इन रेयर केस कभी होते हैं, तो वो एबनॉर्मल गेन्स हो गए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बिजनेस में जो भी मशीनरी फर्नीचर यूज कर रहे हैं एक समय के बाद वो यूजलेस हो जाते हैं, हमारे लिए उनको सेल आउट करना पड़ता है। तो उनको सेल करने से अगर बुक वैल्यू से ज्यादा प्रोसीडिंग्स मिलती हैं, सेल वैल्यू 10,000 है, बुक वैल्यू 8,000 है, तो जो 2,000 का गेन होगा
दैट विल बी abnormal गेन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। उसी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिजनेस में, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर वो कोई प्रॉफिट होता है तो दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। देन अगर लॉस होता है, नेट लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस साइड का टोटल इनकम साइड के टोटल से अधिक है, तो नेट लॉस होगा, और वो लिखाते हैं क्रेडिट साइड में, जो कि ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट को। देन ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, अगर डेबिट साइड के आइटम आप देख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस है तो वो ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में लिखा आएगा। देन सारे एक्सपेंसेस आते जाते हैं, तो एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, परचेज तक के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुके हैं। नाउ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, ऑफिस का रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन, टेलीग्राम्स, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस। देन अदर एक्सपेंसेस मेंटेनेंस, मशीन के रिपेयर के, मशीन पे डेप्रिशिएशन, फर्नीचर पे, मशीन पे, बिल्डिंग पे, ये सारे डेप्रिशिएशन आ जाएंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में सेलिंग स्टाफ की सैलरी, एडवर्टीजमेंट, गोडाउन रेंट, कैरियज आउटवर्ड, कैरियज इनवर्ड कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वो परचेज का पार्ट है, लेकिन गोडाउन में आने तक का एक्सपेंस ही केवल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। आफ्टर गोडाउन में आने के बाद, जैसे गोडाउन का रेंट, कैरियज आउटवर्ड, ये सब P&L अकाउंट का पार्ट बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं बनेंगे। देन बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, सेलिंग कमीशन, ये सब क्या होता है, ये हम आगे जब आइटम और एडजस्टमेंट्स को डिटेल में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी केवल हम फॉर्मेट देख रहे हैं कि इन डिटेल क्या क्या चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनती है। देखिए प्रोविजंस जो भी है वो डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मतलब अगर हमने कुछ लोन लिया है तो उससे रिलेटेड जो चार्जेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब लोन लेने पे या फिर कुछ क्रेडिट में पैसा लिया है मार्केट से, बैंक से, तो उससे रिलेटेड चार्जेस हो जाएंगे हमारे फाइनेंशियल चार्जेस। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल्स एंड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स से इसे रिबेट भी कहते हैं, मतलब हम बिजनेस में पैसा लाने के लिए जो भी चार्जेस पे कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड फाइनेंशियल चार्जेस। एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे प्रॉफिट है उसी तरीके से एबनॉर्मल लॉस है। एंड लॉस बाय फायर, कभी बिजनेस में आग लग जाती है गोडाउन वगैरह में, उसके कारण जो लॉस होता है दैट इज लॉस बाय फायर। नोट, ये हो गया पूरा फॉर्मेट, और उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट होता है तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, लाइक नेट लॉस, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होता है P&L अकाउंट में, और नेट लॉस या नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। नोट में देखिए क्या लिखा है, ग्रॉस लॉस अपीयर्स इन डेबिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट एट टॉप, व्हाइल ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड, जबकि नेट लॉस अपीयर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट व्हाइल नेट प्रॉफिट ऑन डेबिट साइड एज बैलेंसिंग फिगर एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट विल बी गुड आइडिया टू आइदर शो दिस एक्सपेंसेस इन अ सेपरेट शेड्यूल और टू इंडिकेट द टोटल ऑफ दिस प्रोमिनेंटली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरली प्रोप्राइटरशिप का जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो बहुत गिने चुने एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक एक आइटम सेपरेटली भी शो कर देते हैं। जब कंपनी का अकाउंट बनाते हैं तो लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो शेड्यूलिंग करके कैटेगरी में डिवाइड करके एक्सपेंसेस की उसके अनुसार शो करते हैं। तो दिस इज नॉट अ मैटर। देन ये लिखा है कि जो कुछ कुछ आइटम्स हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में होते हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे जानना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आइटम एंड एडजस्टमेंट फॉर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहला है ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इनकम टैक्स पेड, यानी ये सब पर्सनल अकाउंट ऑफ जो ओनर है उसका पार्ट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया है, एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये जो आपके जो एडजस्टमेंट या आइटम्स हैं वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, बिजनेस इज नॉट इक्वल टू ओनर, ओनर की सेपरेट एग्जिस्टेंस है और बिजनेस की सेपरेट एग्जिस्टेंस है। तो
ड्राइंग इज इक्वल टू क्या होता है? ड्राइंग का मतलब विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर। कैपिटल का क्या मतलब होता है? ब्रिंगिंग मनी इन बिजनेस बाय द ओनर। तो ये ड्राइंग हो गई और वो कैपिटल हो गई। अगर आप बिजनेस में ओनर पैसा ला रहे हैं तो वो कैपिटल कहलाती है। अगर ओनर विड्रॉ कर रहा है कुछ अमाउंट तो दैट इज ड्राइंग। और जो हम कैपिटल होती है ओनर की, उस पर ओनर को इंटरेस्ट पे करते हैं, और ड्राइंग होती है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज आवर इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? हमारी इनकम। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को पे करना पड़ेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा एक्सपेंस। और जो इनकम टैक्स बिजनेस में पे किया जाता है वो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर है। इनकम टैक्स पेड इज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर। ये जो नोट्स हम यहाँ पे बना रहे हैं दैट विल बी अवेलेबल ऑन लिंक गिवन ऑफ फेसबुक पेज ऑफ एकेडमी। वहाँ पे ये स्लाइड्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगी इन्हें अभी। तो आपको ये नोट भी करना है, कुछ समझ में नहीं आता है, लिखना मिस हो जाता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके नोट कर सकते हैं। ये नहीं कि इसी को रख रहे हैं, आपको अपनी नोटबुक में नोट करना ज़रूरी है ये सब। तो ये हो गया कि कैपिटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इनकम टैक्स पेड क्या होता है। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ड्राइंग, अगर कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या एंट्री होती है? ड्राइंग एक तरीके से कैपिटल का अपोजिट है। विड्रॉ कर रहा है ओनर तो हम डेबिट द रिसीवर करते हैं। तो ड्राइंग मतलब ओनर कुछ रिसीव कर रहा है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और कैश में अगर विड्रॉ कर रहे हैं ओनर तो हमारी कैश जा रही है बिजनेस से टू कैश अकाउंट। ये हो गई जनरल एंट्री। अब अगर हम इस जनरल एंट्री की पोस्टिंग देखते हैं कैसे होती है। तो हमें पता चलेगा ड्राइंग अकाउंट की पोस्टिंग कैसे होती है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है टू कैश, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। और लास्ट में कहाँ ट्रांसफर होगा ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस? क्या ड्राइंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है? नहीं, तो P&L अकाउंट में तो ये जाना नहीं है। तो ड्राइंग अकाउंट रियल अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू अ पर्सन। कौन से पर्सन से रिलेटेड है? ओनर से रिलेटेड। तो ड्राइंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट और इसका कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होता। इसका बैलेंस कैरीड डाउन होकर बैलेंस शीट में शो अलग से नहीं होता। ये कहाँ चले जाते हैं? बाई कैपिटल अकाउंट। जो भी बैलेंस है ड्राइंग अकाउंट का वो अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या हो जाएंगी? ड्राइंग की सेकेंड एंट्री, बैलेंस नहीं बचेगा, अल्टीमेटली इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। जितने अमाउंट से ड्राइंग हुई उतने से हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल विड्रॉ कर ली गई है। इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। ये हो गई ड्राइंग जब करते हैं उसकी एंट्री हो गई। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोनों का ट्रीटमेंट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, तो यहाँ पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अवर इनकम, सो इनकम विल बी क्रेडिटेड बाय कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है और वो हमको कैपिटल से लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं बताती हूँ अभी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या हुआ है। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड देन नेक्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L अकाउंट। अब यहाँ पे मैं आपको रीजन बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कैपिटल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है ओनर का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है। किसकी इनकम है? बिजनेस की इनकम। लेकिन ये एक्सपेंस है किसके लिए? ओनर के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर बिजनेस बट एक्सपेंस फॉर ओनर। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है बिजनेस के लिए, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने किया क्रेडिट और बाद में क्योंकि ये इनकम है इसको ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया? अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है मतलब हमें ओनर से वो इंटरेस्ट का अमाउंट लेना है, लेकिन ओनर कभी भी वो अमाउंट बिजनेस में नहीं लाएगा। सपोज कि 1000 का इंटरेस्ट है तो वो ओनर 1000 रुपीज बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पे नहीं लाएगा। तो इंटरेस्ट जो भी ओनर की कैपिटल है 1 लाख 2 लाख वॉट एवर बी द अमाउंट, उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करके हम अपने बिजनेस में ले लेंगे। मतलब ओनर की जो कैपिटल है उसमें से उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि अब वो ओनर की कैपिटल में से हमने चार्ज कर लिया इंटरेस्ट। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो हम ओनर को पे करते हैं, उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं कि ओनर की कैपिटल बढ़ गई। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि वो पैसा हमें ओनर से लेना है, इट इज इक्वल टू ड्राइंग कि उसने पैसे लाए नहीं पर लाने थे, मतलब उसने विड्रॉ कर लिए। सपोज वो 1000 नहीं लाया, मतलब उसने वो बिजनेस से वो पैसे विड्रॉ कर लिए। सो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैपिटल से माइनस हो जाता है बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर ओनर। ओनर को बिजनेस में देने थे वो 1000 ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं दिया, तो हमने उसके कैपिटल से माइनस करके अपने बिजनेस के प्रॉफिट में शामिल कर लिया। देन इन द सेम मैनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम करते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्च है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी बिजनेस की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर अस पर इनकम, इट इज इनकम फॉर ओनर। तो ओनर अब पैसे तो विड्रॉ करेगा नहीं, कैश में नहीं दे रहे इंटरेस्ट, इट इज नॉमिनल अमाउंट, तो उतनी ही अमाउंट से कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए वो कैपिटल में ऐड होता है, कैपिटल में क्रेडिट साइड में आते हैं। 6th P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ हमारी 7 नंबर एंट्री इनकम टैक्स पेड की होगी। इनकम टैक्स हमने पे करा है तो वो ड्राइंग की तरह ही ट्रीटमेंट होगा। इनकम टैक्स पेड की क्या एंट्री होगी? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसके बाद ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट में। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स। क्यों? क्योंकि ये ड्राइंग है, विड्रॉल है। इनकम टैक्स इज पर्सनल एक्सपेंस। इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंस है और इसलिए कभी भी उसको ड्राइंग के जैसे ही ट्रीट करना है। इनकम टैक्स इज पर्सनल एक्सपेंस, इसलिए वो ड्राइंग के जैसे ही ट्रीट होगा, वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। अब देखिए इन सब को, ये जो भी हमने ट्रांजैक्शन सीखे उनका P&L और बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले P&L में हम ट्रीटमेंट देखते हैं। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसको एक्सट्रैक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, एक पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को शो कर रहा है।
इसलिए दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ इनकम टैक्स अकाउंट, इसलिए इसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो इनकम साइड में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो ये ऐसे इनकम साइड में दिखेगा, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड में दिखेगा, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। अब बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, ओपनिंग कैपिटल इसमें से लेस हो जाएगी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकम टैक्स पेड, और ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या कोई न्यू कैपिटल लाते हैं तो वो। और उसके अलावा क्या और लेस होता है, एक अगर हमेशा आप ध्यान रखेंगे कैपिटल में माइनस करते हैं लॉस। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट है तो वो भी होगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और अगर यहाँ नेट लॉस है तो वो भी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट होगा। नेट लॉस है तो माइनस हो जाएगा, ड्राइंग और लॉस माइनस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट है तो वो ऐड हो जाता है, और यहाँ पे फिर फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल दिखता है बैलेंस शीट में। तो दिस इज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या क्या माइनस होता है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इनकम टैक्स पेड, प्लस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट, कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो वो सब ऐड होगा कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में। तो इस तरीके से आपने ट्रीटमेंट देख लिया, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इनकम टैक्स पेड का क्या ट्रीटमेंट होता है। इसी तरीके से कोई भी ड्राइंग या इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है तो ये तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये मैं इतने डिटेल में आपको एक एक आइटम इसलिए बता रही हूँ कि ये भले ही थोड़ा समय ले चीजों को समझने में, लेकिन एक बार जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी फाइनल अकाउंट बनाने में। जो बैलेंस शीट टैली करना एक बहुत बड़ी बात होती है अकाउंट के स्टूडेंट के लिए, आप बहुत आसानी से बैलेंस शीट टैली कर पाएंगे, एक बार में करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। बस आप ये एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से सीखिए एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड is our expense and discount received is our income। डिस्काउंट हम किसको अलाउ करते हैं, अलाउड टू कस्टमर्स। क्यों, कस्टमर्स को जब पेमेंट करना होता है तो हम उन्हें डिस्काउंट अलाउ करते हैं। और ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो किससे रिसीव होता है, हमें डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स। तो डिस्काउंट के कितने टाइप्स होते हैं आप लोगों को पता है, पहले भी हमने डिस्कस कर चुका है। पहला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की हमें पता है कि कोई भी एंट्री नहीं होती, नो ट्रीटमेंट। क्यों भाई, क्यों कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और कैश डिस्काउंट के लिए जो भी ट्रीटमेंट होता है वो हम अभी यहाँ पे नीचे देख रहे हैं। जो भी अभी जो सीख रहे हैं ट्रीटमेंट्स वो सीख रहे हैं किसके लिए, कैश डिस्काउंट के लिए। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हम जब परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें से माइनस करके शो करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। तो उसके बाद जो भी आती है वो नेट परचेज या सेल होती है, उसमें से ही एडजस्ट हो चुका होता है, सेपरेट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए, सपोज आपने कोई भी गुड्स परचेज किया जिसकी MRP है या सेल वैल्यू है 110, लेकिन सेलर ने आपको कितने में दिया, वो फाइनल प्राइस आपको पे करना पड़ा 100।
तो जो 10 रुपीज का डिस्काउंट हुआ यहाँ पे वो हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे राइटिंग में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो आपको वहां पे वो फाइनल गुड्स कितने का पड़ा, ₹100 का। तो आप परचेज प्राइस में 110 नहीं लिखेंगे, बल्कि कितना लिखेंगे, आपका परचेज प्राइस 100। और क्योंकि हमने परचेज प्राइस ही 100 लिखा, मतलब इसकी कोई भी सेपरेट अकाउंटिंग नहीं की, आपने अपना परचेज ही 100 का माना। सो ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी सेपरेट अकाउंटिंग नहीं होती। हम जो अपना परचेज प्राइस लिखते हैं वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हमने जो फाइनल अमाउंट पे किया है उसको ही हम अपना परचेज प्राइस मानते हैं, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की अलग से अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात हमेशा याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब देखते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। अब वो हमने परचेज तो किया 100 रुपए में, लेकिन ऑन क्रेडिट परचेज किया, लेकिन हमने पता नहीं अभी कब पैसे देने, 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं, जबकि जिसने सेल किया है उसको पैसे जल्दी चाहिए। तो वो क्या बोलेगा, आप मुझे 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिए या 1 महीने का पेमेंट कर दीजिए, तो 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम आपको देंगे। मतलब कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड या अलाउड टू सेटल पेमेंट अर्ली, मतलब कैश पेमेंट अर्ली सेटल करने के लिए डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो क्योंकि ये परचेज और सेल करने के बाद में हुआ है, इसको पहले से माइनस करके नहीं शो कर सकते, इसकी सेपरेट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं अपने कस्टमर को कि कस्टमर आप हमें हमारा पेमेंट जल्दी दीजिए तो हम आपको डिस्काउंट देंगे, तो वो कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, और वो होता है हमारा एक्सपेंस। क्योंकि जहाँ हमें कस्टमर से 100 रुपए मिलने थे, अब 98 ही मिलेंगे, क्योंकि हमने 2 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो दैट इज डिस्काउंट अलाउड एंड अवर एक्सपेंस। ऑन द अदर हैंड, हमने कोई सामान परचेज किया और हमारा सप्लायर बोल रहा है पेमेंट जल्दी कीजिए, तो आपको 2 रुपए कम पेमेंट करने पड़ेंगे। मतलब हमको जहाँ 100 पे करने पड़ते, हम अब पे कर रहे हैं 98, 2 रुपीज कम पे कर रहे हैं, तो वो हो गई हमारी एक्स्ट्रा इनकम। इसलिए डिस्काउंट अलाउड इज अवर एक्सपेंस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम। आप ये समझ चुके हैं। अब इसकी जनरल एंट्री में आपको बताती हूँ कि जनरल एंट्री क्या होती है। सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड की एंट्री यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और हमें पता है डेबिट द एक्सपेंसेस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किसको क्रेडिट करें, यस कस्टमर को। क्यों, क्योंकि कस्टमर कम हो रहे हैं। जो पहले कस्टमर 100 रुपीज का था, डिस्काउंट अलाउ करने के कारण वो कस्टमर कितने का हो गया, 98 का। टू कस्टमर्स अकाउंट, ये तो पहली एंट्री होगी। दूसरी, क्योंकि ये एक्सपेंस है, इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, P&L अकाउंट में, और P&L अकाउंट डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि दिस इज एन एक्सपेंस। P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सो डिस्काउंट अलाउड कहां से कहां पे डेबिट हुआ, कस्टमर के अकाउंट में, क्योंकि अब कस्टमर का बैलेंस कम हो गया, और देन इट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट एज एन एक्सपेंस। एंड नाउ नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज आवर इनकम, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट करेंगे सप्लायर को, सप्लायर्स अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि सप्लायर अब हमारे कम हो गए, हमें वो डिस्काउंट का अमाउंट कम पे करना पड़ेगा, हमारे सप्लायर कम हो गए, इसलिए सप्लायर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एंड देन डिस्काउंट रिसीव्ड इज आवर इनकम, इसलिए ट्रांसफर हो जाएगा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब इसको P&L में कैसे शो करना है ये देखते हैं। डिस्काउंट रिसीव हुई है तो वो हमारी इनकम है, जिससे P&L अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ P&L, एंड देन
discount allowed is our expense, so it will be shown on debit side of P&L account. और उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है अल्टीमेटली दैट ट्रांसफर टू का कैपिटल अकाउंट. ठीक है. नाउ ट्रेड डिस्काउंट हमने देख लिया. ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता. ट्रेड डिस्काउंट नो ट्रीटमेंट एज ऑलरेडी adjusted in sale and purchase value. Next, cash discount as treated in adjustment number 2. Then थर्ड है हमारा रिबेट. रिबेट क्या होता है? अलाउड टू रेगुलर कस्टमर्स. ये हमारा क्या होता है कि जो रेगुलर कस्टमर होते हैं साल भर में या पर्टिकुलर मंथ में कोई पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हमारे यहाँ से सेल या हमारे यहाँ से परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको हमारे रेगुलर कस्टमर बनाए रखने के लिए कुछ रिबेट अलाउ करते हैं. सपोज जैसे होता है कि इफ परचेज मोर देन 5,000 वैल्यू ऑफ गुड्स, देन रिबेट ऑफ 1%, दैट इज ₹50. तो ये हो गया रिबेट. Rebate is same as cash discount. Treatment is same as cash discount. Treatment is same as cash discount treatment. तो ये भी रिबेट अकाउंट भी डेबिट होता है. रिबेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, क्योंकि कस्टमर को हमने रिबेट दिए, उनसे कम पैसा मिलेगा. तो P&L अकाउंट में कहा रिबेट. एक्सपेंसेस इज आवर एक्सपेंस, इसलिए P&L अकाउंट में वो चले जाते हैं कहाँ? डेबिट साइड में. रिबेट का ट्रीटमेंट सेम एज कैश डिस्काउंट. क्या एंट्री हो जाती है? रिबेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट. ये हो गई जनरल एंट्री फॉर रिबेट. और देन P&L में वो शो होगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस. और नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स कुछ और हैं. एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस कीजिए. कोई भी डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए. एंड कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.